हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, जो यहाँ वेस्ट दिल्ली में पिछले 30 सालों से जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और किन्हीं परिस्थितियों वश मैं एमबीबीएस के बाद पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। और लास्ट ईयर जब मुझे पता लगा कि शायद 2023 में नीट पीजी जो है वो आखिरी नीट पीजी है, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी एक बार नीट पीजी देकर देखता हूँ। और मैंने इन 30 इयर्स में क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो कुछ नॉलेज ली है उसको एक बारी चेक करके देखता हूँ कि कितना मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और क्योंकि मैं क्लिनिक पे बिज़ी रहा उन दिनों में, और एक दो फैमिली फंक्शन टाइप भी थे, और मेरा फ्रेंड भी यूएसए से आया हुआ था, उसको भी हम फ्राइडे को मिलने गए थे। एक फैमिली फंक्शन में सैटरडे को गए थे और संडे को एग्ज़ाम था, तो ऐसी कोई तैयारी के साथ में नहीं गया था। और अपने डेली रूटीन के चलते ही मैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए गया था। और उस एग्ज़ाम में मैंने बाद में जब आके देखा तो लगभग मेरे 110 क्वेश्चंस ठीक हुए थे, लेकिन क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो बाकी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए और नेगेटिव मार्किंग के चलते मेरे 260 मार्क्स आए थे। और 260 मार्क्स जो आए थे तो उसमें जो फर्स्ट रिज़ल्ट होता उसमें मैं क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन बाद में तो ये सेकंड लिस्ट में तो क्वालिफाई होना ही था। हालांकि बाद में जैसा आपको पता है कि इवन नेगेटिव मार्क्स वाले भी क्वालिफाई कर गए। लेकिन अगर आप ठीक ठाक कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो कुछ मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, तभी आपको कोई ठीक ठाक ब्रांच या कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे नहीं हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप किसी भी मार्क्स पे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को सीट उठा रहे हैं, अगर ऐसे आपकी कैटेगरी नहीं है तब तो आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपके ऑलरेडी बड़े एम्स हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो मैं ये इस वीडियो में जो भी अपने विचार और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लेके क्वालिफाई करके या तो प्राइवेट कॉलेज में या फिर जो नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए तो ये बहुत वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा मैंने बताया कि लास्ट ईयर मेरा जो स्कोर था वो 260 मार्क्स था, और जब फर्स्ट लिस्ट के बाद इन्होंने सेकंड लिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ख़त्म ही कर दिया, तब भी मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में फॉरेंसिक मेडिसिन अलॉट हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं किसी ज़रूरतमंद बच्चे की सीट को नहीं लेना चाहता था और ना ही मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को किसी भी तरह से इग्नोर मार सकता था, इसलिए एक बार तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि लगा कि देखते हैं कैसा होता है, बट फिर मैंने ये आइडिया डिस्कार्ड कर दिया। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि लास्ट ईयर ये नीट पीजी जो है वो आखिरी है, लेकिन अभी मैंने देखा कि इस बार भी नीट पीजी ही हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से होगा 25। तो मैंने अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद, जो कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरे पास ही है, ये अलॉटमेंट लेटर आया जिसमें फॉरेंसिक मेडिसिन मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मिला। तो ये मेरे लिए फर्स्ट जो मैंने एग्ज़ाम दिया नीट पीजी का, उसी में मेरे को फॉरेंसिक मेडिसिन मिल गई मौलाना आज़ाद में। तो ये मैं एक पर्सनल इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। तो इसी के चलते मैंने सोचा कि मैं उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की सहायता करूं जो आखिरी के दिनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। तो जो कुछ मैं आपको बोलूँगा वो करो, आप आराम से क्वालिफाई करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मैंने जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने के दौरान सीखा है उसी को मैं शेयर करूँगा। और मैंने बाद में काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे हैं, उसके आधार पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आपको क्या करना है, तो देखो आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, और इसके बाद में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे भी होगा पॉसिबल मैं शेयर ज़रूर करूँगा।
तो क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में इधर मेरे को मेडिसिन की नॉलेज थी, पीडियाट्रिक्स की नॉलेज थी, ऑर्थोपेडिक्स की नॉलेज थी, और फार्माकोलॉजी तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो और सबकी बेसिक नॉलेज, कोई बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं, लेकिन पढ़ने का मेरे को शौक है, पढ़ता रहता हूँ। लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहीं क्लियर करने जाऊँगा उससे तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो जो मैंने 19 सब्जेक्ट हैं या कुछ भी है, उस चीज़ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ामिनर का जो मुझे एटीट्यूड लगा वो ये था कि अगर आप MBBS करके एक अपने जनरल प्रैक्टिस शुरू करते हैं या आप किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, तो आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ये वो चेक करना चाह रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी भी टाइम पे ये दिमाग से मत हटाइए कि जो बेसिक क्राइटेरिया उनका यही रहता है कि अगर आपने MBBS करके ही आगे तुम नहीं भी पढ़ पाए, तो क्या आपको इतनी नॉलेज है कि आप लोगों का ध्यान रख पाएँ, आप अपने प्रोफेशन को और अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई कर पाएँ। तो इसके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो आप कर लीजिए, आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप हर एक सब्जेक्ट की एमरजेंसीज कीजिए। पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, इस सब की आपको एमरजेंसी, ऑप्स गायनी, इनकी सबकी एमरजेंसीज आनी चाहिए। एमरजेंसीज भी मोस्ट कॉमन एमरजेंसीज, और मोस्ट कॉमन एमरजेंसीज में लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको क्या कर सकते हैं, क्या करना है। US से UK में क्या हो रहा है, या यहाँ के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, उसको नहीं ध्यान में रखिए। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इस पे ध्यान रखिए। इसके अलावा आप मर्मर्स को अच्छे से कर लें, कौन सी बीमारी में किस तरह की मर्मर होगी और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको आप रोज़ देखें। और जैसा डॉक्टर्स की मेमोरी अच्छी होती है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि मर्मर्स की सारी फ़ोटो एक जगह इकट्ठे कर लें, जहाँ आप बैठते हैं उसे रोज़ देखो, बाथरूम में लगा लो या अपनी पढ़ाई के टेबल के आगे लगा लो, तो बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप आराम से टिक करेंगे और आपके मार्क्स होंगे। दूसरा, आपको हेपेटाइटिस B की जो एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी आपको वीडियो देखनी है, किसी फ्रेंड से सीखना है, किसी कोचिंग सेंटर से सीखना है, उसको अच्छे से कर लें। इसे भी आपको लगभग रोज़ देखना है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आना ही है और आपको मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग देते हैं और उसमें आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स का मिक्स्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मिक्स्ड अल्कोलोसिस या एसिडोसिस या कंपनसेटरी मैकेनिज्म, मतलब बेसिक से थोड़ा सा हटके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आना ही आना है और आपका ठीक होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के जो डिसऑर्डर्स हैं और कुछ मेन कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, वो आपको आने चाहिए, उन्हें आप कर लीजिए। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस उनका पूछने का झुकाव लगा और जो मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से देख रहा हूँ कि वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, वो हैं अनीमिया, TB, मलेरिया, एंटीनेटल केयर और पॉइजनिंग। इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसको आपको ठीक करके आना है। इसके अलावा जो और बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि YouTube पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो जो वन लाइनर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो कर लें, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कर लें, और जो मोस्ट कॉमन, कोई भी मोस्ट कॉमन करके चीज़ है, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, ये जितने भी आप कर सकते हैं उसे कर लीजिए। अगर इन बातों का ध्यान आप रखेंगे और सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, जो MCQs आपको नहीं आते उन्हें करने में, तो आप यकीन मानिए आपका स्कोर 300 से ऊपर ही आने वाला है। तो देखो, मैं सिर्फ जो आपको बताया है कि मेरे को मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एमरजेंसीज और
गायनी ऑप्स का मेन चीज़ें, इम्यूनाइजेशन और कॉमन फाइंडिंग्स, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब इमरजेंसीज में कवर हो जाते हैं। आप देखोगे ये सारी चीज़ें उधर कवर हो जाती हैं। इसी तरह से आप इंटर रिलेटेड है, और अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होएगा आप डेफिनेटली मेरे को थैंक्स का मैसेज भेजेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके काम आएगी, और फ्यूचर में भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि अब मैं ये सोचा है कि जैसे इस चैनल पे मैंने पहले बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें मैं डालता रहा हूँ, लेकिन अभी जो इस तरह के 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही वीडियोस डालूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश सफल होगी। जैसा भी आपको ये वीडियो लगा है प्लीज़ कमेंट्स लिख के ज़रूर मेरे को बताएं, और आप क्या उम्मीद करते हैं जो मैं शेयर करूँ वो मैं भी कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, and I want to see you succeed in this NEET PG 2024. Thank you very much. और एक बात मैं कहने भूल गया कि PSM को ज़रूर अच्छे से कर लें। PSM को इग्नोर नहीं करना है, और उसमें इम्यूनाइजेशन और सब कुछ, वो एक ऐसा मेरे को सब्जेक्ट लगा जिसमें से एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लें। और क्योंकि आप तो रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको बहुत सारी बातें तो वैसे ही पता होंगी जो मुझे अता पता भी नहीं रहता जिनका।